और अब हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और आपने देखी भी होगी। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है, जिसमें आप जिले के उस समय के कलेक्टर रणवीर शर्मा को एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए देख सकते हैं। 22 मई को हुई इस घटना के दौरान सूरजपुर जिले के पूर्व डीएम रणवीर शर्मा ने इस व्यक्ति का मोबाइल फोन न सिर्फ उससे छीन कर तोड़ दिया, बल्कि उसे एक थप्पड़ भी मारा। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी इस व्यक्ति के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डीएम को राज्य सरकार ने फौरन उनके पद से हटा दिया, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। आपको याद होगा पिछले दिन त्रिपुरा से भी एक ऐसा ही वीडियो आया था, जिसमें वहां के उस समय के डीएम एक शादी समारोह में लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए थे। उन्होंने शादी समारोह रुकवा दिया था और उस घटना की भी काफी चर्चा हुई थी। और इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नई नहीं है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या जिले का कलेक्टर या कोई बड़ा सरकारी अधिकारी या पुलिस वाला आपको राह चलते थप्पड़ मार सकता है? क्या उसे ये अधिकार है? आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ का ये वीडियो दिखाते हैं, जिसमें सूरजपुर जिले के पूर्व डीएम इस व्यक्ति का मोबाइल फोन तोड़ते नजर आए और उसके साथ मारपीट भी की। जिस व्यक्ति के साथ ये सब घटना हुई वो असल में दवाई लेने अपने घर से बाहर निकला था। उसने दवाई का पर्चा भी तत्कालीन डीएम को दिखाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुए और उसका फोन नीचे पटक कर तोड़ दिया। पहले आप 22 मई का ये वीडियो देखिए। बात करो। कौन सा टेस्ट कराने गया था? अरे सर वो दादी को दे गया था ना, तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट करा के गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ। भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया। तो भैया कहाँ गए? वो भैया मोबाइल में देख लीजिए अभी। इस दृश्य को देखने के बाद अब बड़ा सवाल यही है, क्या जिले का कलेक्टर या कोई पुलिसकर्मी आपको थप्पड़ मार सकता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो जिले का कलेक्टर ही क्यों ना हो, आपके साथ बल प्रयोग नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस या सरकारी अफसर कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मारपीट की इजाजत कानून नहीं देता। इसके अलावा मौजूदा समय में अगर आपके शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आपके पास बाहर निकलने की ठोस वजह है, जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उन्हें अस्पताल ले जाना है या उसके लिए बाहर से दवाई लानी है, तो ऐसी स्थिति में आप बाहर जा सकते हैं, सरकार इसकी छूट देती है। लेकिन अगर पुलिस जांच करती है और उसे ये पता चलता है कि आपके द्वारा बताई गई जानकारी गलत है और आपने झूठ बोला है, तो आपके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस स्थिति में भी कोई भी सरकारी अधिकारी आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता। यानी इस मामले में जो हुआ वो पूरे तरीके से गलत था। अब आपको ये बताते हैं कि किन परिस्थितियों में कानून बल प्रयोग की अनुमति देता है। अगर पुलिस अधिकारी के पास आपको गिरफ्तार करने का वारंट है या आप किसी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बल प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी बल प्रयोग को कानून उचित मानता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन जाए और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो भी बल प्रयोग हो सकता है। त्रिपुरा की घटना की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की इस घटना की, इन दोनों ही मामलों में बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन लोगों की
मदद के लिए होते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग पुलिस और प्रशासन से काफ़ी डरते हैं। इस डर की वजह इस तरह की घटनाएं ही मानी जाएंगी। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़े, या अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिसकर्मी या बड़े सरकारी अफसर को जानता है तो वो उसकी धौंस दिखाकर दूसरे लोगों को डराता है और लोग डर भी जाते हैं, और यही कड़वा सच है। जबकि आम नागरिक की शक्तियां कम नहीं होती, वो चाहे तो मारपीट की घटनाओं की शिकायत कर सकता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए अब हम आपको जो बातें बताएंगे आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। मारपीट करने पर एक सरकारी अफसर के खिलाफ किन किन परिस्थितियों में कार्रवाई हो सकती है, ये जानकारी आपके बहुत काम की है। अगर आपके साथ कोई पुलिसकर्मी या सरकारी अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो आप अपने नजदीकी थाने में उस पुलिसकर्मी या अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 330 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस थाने में आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना किया जाता है तो आप जिले के डीएम को सीआरपी के सेक्शन 200 के तहत एक शिकायत भी भेज सकते हैं। इस शिकायत पर डीएम आरोपी पुलिसकर्मी या अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है। अगर शिकायत डीएम यानी जिले के कलेक्टर के खिलाफ करनी है तो भी आप पुलिस थाने में जा सकते हैं। इसके अलावा जिस कलेक्टर के खिलाफ शिकायत है वो कभी खुद अपने खिलाफ जांच नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जांच दूसरे जिले के कलेक्टर या उसी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाती है। इसके अलावा आप राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी ये मामला ले जा सकते हैं। इसका गठन वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों पर हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐसा सिस्टम और विभाग होना चाहिए जहां आम नागरिक सिस्टम में बैठे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज रख सके। इसके अलावा स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आप शिकायत कर सकते हैं। हालांकि इन घटनाओं के बाद हमारे देश के बड़े सरकारी अफसरों के व्यवहार पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कोई भी आईएएस अफसर एक दिन की मेहनत से नहीं बनता, बल्कि उसे साबित करना पड़ता है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। एक आईएएस ऑफिसर से हमेशा उच्च स्तरीय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है और इसके कई कारण भी हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि किसी जिले का कलेक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर वर्ष लगभग 10 लाख छात्र यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठ पाते हैं लगभग 5.5 लाख, यानी 4.5 लाख छात्र तो रेस में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। अब जो 5.5 लाख छात्र यूपीएससी की परीक्षा देने के योग्य होते हैं, उनमें ये मात्र लगभग 10 से 15 हजार छात्र ही मेंस की परीक्षा तक पहुंच पाते हैं। फिर मेंस की परीक्षा के बाद ये संख्या घटकर 2 से 3 हजार के बीच रह जाती है। ये वो छात्र होते हैं जो इंटरव्यू तक तो पहुंच पाते हैं, और इंटरव्यू यूपीएससी परीक्षा पास करने का आखिरी पड़ाव है। इस आखिरी पड़ाव को सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, 1000 छात्र ही पार कर पाते हैं। यानी हर साल 10 लाख छात्र जिस यूपीएससी परीक्षा को पास करने का सपना देखते हैं, उस सपने को साकार सिर्फ 1000 छात्र ही कर पाते हैं। उस हिसाब से देखें तो इस परीक्षा का सक्सेस रेट 0.5 से भी कम है। जैसे 2019 में 8 लाख छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन दिया, जिनमें से 5 लाख ही परीक्षा दे पाए। मेंस की परीक्षा तक लगभग 11,000 छात्र पहुंचे, इंटरव्यू पास कर पाए सिर्फ 829, यानी 8 लाख में से केवल 800 छात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाए। देश का आईएएस ऑफिसर बनने के लिए किसी भी छात्र को यूपीएससी की 32 घंटे की परीक्षा और इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इस 32 घंटे की परीक्षा को पास करने के लिए कई छात्र अपनी जिंदगी के कई वर्ष लगाते हैं। यानी ये परीक्षा सिर्फ देश को एक आईएएस ऑफिसर ही नहीं देती, बल्कि इस परीक्षा से हमें जो अधिकारी मिलते हैं वो इस देश के सिस्टम को चलाते हैं, और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उन पर ही होती है।